अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नौशन तारिक ऑफिशियल। व्यूवर्स, आज जो खबर मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, इस खबर को जो है वो दुनिया भर के मीडिया ने बहुत जो है वो अहमियत दी है। जी हाँ, अरब अखबार हों, इजरायली अखबार हों, पाकिस्तानी अखबार हों और कोई अमरीकी अखबार हों, यानी तमाम यूरोपीय यूनियन के जो अखबारात हैं, उस सब ने जो है वो इस खबर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। और ख़ास कर मतलब ये बड़ी तादाद में जो है हर जगह मुल्क, दुनिया के हर मुल्क में जो है वो ये खबर पब्लिश हुई है। तो इस खबर की जो है वो इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये खबर जो है वो दुनिया को, एक ख़ास कर मुस्लिम दुनिया के लिए एक नई नवीद है। और ये खबर जो है, इस पर बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इस खबर को यूरोप ने अपने एंगल में लिया है और मुस्लिम वर्ल्ड के लिए ये एक अलग अहमियत रखती है। तुर्की के सदर ने कहा है जनाब कि अब वक्त आ गया है कि तुर्की के आइन में तब्दीली की जाए। ये है वो खबर जिसको पूरी दुनिया के अखबारात ने जो है वो छापा है और इस पर बात की है कि आखिर रजब तय्यब एर्दोगान, तुर्की के जो सदर हैं, वो क्या करने जा रहे हैं। यानी वो अपना आइन जो तब्दील करने जा रहे हैं, उसके बाद नया तुर्की कैसा होगा, दुनिया के लिए उसकी क्या अहमियत होगी। अपने इस व्लॉग में मैं इन्हीं सवालों का जवाब दूंगी कि आखिर तुर्की का मौजूदा आइन क्या है, क्या कहता है, रजब तय्यब एर्दोगान उसमें क्या तब्दीली करना चाहते हैं और उसके बाद आने वाला तुर्की क्या होगा। इस पर जो स्पेकुलेशंस हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं, उनसे हटकर मैं आपको इसकी एक हकीकत बताऊंगी कि ये मौजूदा जो उनका आइन है वो क्या है और उसमें रजब तय्यब एर्दोगान क्या तब्दीली करने जा रहे हैं। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। खबर के पस मंज़र जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट होगा। तभी तो मगरबी मीडिया ने इसको ख़ास जगह दी है, तभी तो मगरबी मीडिया इसके ऊपर बहुत उससे बात कर रहा है। सो आप कह सकते हैं कि ये एक नई तुर्की की इब्तिदा है, क्योंकि नया कानून और नया आइन में जो तब्दीली एक नई तुर्की को लेकर आएगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वक्त तुर्की तय्यब एर्दोगान जो हैं वो इस जो मौजूदा आइन है वो क्या है और रजब तय्यब एर्दोगान कौन है, इस पे बात करते हैं। तुर्की का आइन जनाब 1961 में बना था और उसके बाद तब्दील हुआ था 1982 में। तो ये उस वक्त था, मतलब उस वक्त का आइन जो है वो अब तक तुर्की में लागू है या वो चल रहा है। 2002 में जो है वो रजब तय्यब एर्दोगान तुर्की के हुक्मरान बनते हैं और लगभग जो है 19 सालों से वो तुर्की पर किसी न किसी तरीके से हुक्मरानी करते आ रहे हैं। पहले वो वज़ीर आज़म रहे, फिर सदर रहे, फिर उन्होंने रेफरेंडम करवाया 2017 में, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने जो है वो उनको सेलेक्ट किया, आप कह सकते हैं। और एक नया सिस्टम आया जिसके ज़रिए जिसको अब वो लीड कर रहे हैं। पहले टर्की में भी पाकिस्तान की तरह पार्लिमानी सिस्टम था, जैसा कि पाकिस्तान में है और दूसरे कुछ ममालिक में है। तो रजब तय्यब एर्दोगान ने जब इस सिस्टम को तब्दील करने की बात की तो अपोजिशन ने काफ़ी तनकीद की। अपोजिशन ने कहा जो नया सिस्टम रजब तय्यब एर्दोगान लाना चाहते हैं, उससे जो है ये मुल्क जो है वो वन मैन रजीम बन जाएगा, यानी एक आदमी की उस पर हुक्मरानी होगी। तो उसकी वजह से रजब तय्यब एर्दोगान को जो है वो रेफरेंडम करवाना पड़ा। वो लोगों के पास गए कि क्या वो इस सिस्टम को एक सपोर्ट करते हैं। वो सिस्टम जो था वो एग्जेक्टिव स्टाइल ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, यानी एग्जेक्टिव स्टाइल ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे तुर्की में। और उसके लिए उनको जो है मुखालफत का सामना था अपोजिशन का, क्योंकि अपोजिशन ये कह रही थी कि इस तरह तुर्की जो है वो वन मैन रजीम बन जाएगा, एक आदमी की उस पर हुक्मरानी होगी। तो तय्यब रजब एर्दोगान को उस वक्त जो है वो आइन में तब्दीली करने की ज़रूरत थी इस सिस्टम के लिए, और आइन में तब्दीली करने के आगे आड़े आ रही थी अपोजिशन, और इसलिए वो गए आवाम के पास और आवाम से उन्होंने राय मांगी। मैं यहाँ आपको ये बताऊँ कि रजब तय्यब एर्दोगान जो हैं वो आप कह सकते हैं कि बड़े इनफरादी हैसियत में बहुत ही पॉपुलर भी हैं और बहुत ही ताकतवर भी हैं। एक तो ये है कि अब तक उनका जो सियासी करियर है उनमें उनको शिकस्त नहीं हुई, किसी इलेक्शन में वो हारे नहीं, वज़ीर आज़म भी रहे, सदर भी रहे और अब भी वो मौजूद हैं।
اور ایک لیڈ کر رہے ہیں. 19 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. جمہوری حکومتوں میں دنیا بھر میں کسی کو اتنا لمبا عرصہ حکمرانی کے لیے نہیں ملتا جتنا رجب طیب اردگان کو ملا. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 میں جو فوجی بغاوت ان کے خلاف ہوئی تھی جس کے پیچھے مغرب تھا، جس کی کانسپریسی، تو لوگ جو ہیں وہ فوجی ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے اور انہوں نے رجب طیب اردگان کو چوز کیا تھا. تو آپ ان کی مقبولیت، ان کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ اس وقت ترکی کو ایک لیڈر بھی میسر ہے اور اس لیڈر کے پاس جو ہے وہ عوامی طاقت اور قوت بھی ہے. اس لیے وہ جو چاہ رہا ہے وہ کرنے کے بہت چانسز ہیں، وہ کر گزرے گا. رجب طیب اردگان نے جو نیا سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہے اس میں جو ہے وہ اب 2023 کا الیکشن ان کو لڑنا پڑے گا اور اس کے بعد 2028 کا الیکشن وہ پھر لڑ سکتے ہیں اور 2028 کے بعد پھر وہ صدارت، مطلب ان کے لیے جو اقتدار ہے اس کا یہ کھیل ختم ہو جائے گا. مطلب وہ اس کے بعد پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گے. 2028 تک ان کی جو میعاد ہے وہ ختم ہو جائے گی اس نئے سسٹم کی روح سے. تو ان کو جو بھی کرنا ہے وہ 2023 تک اور اس کے الیکشن تک اور اس کے بعد جو ان کا وہ آتا ہے وہ کر سکتے ہیں. 2028 کے الیکشن وہ نہیں لڑ سکتے. تو اس رجیم میں رہتے ہوئے اس ٹینیور میں 2023 اس کے بعد تک رہتے ہوئے وہ جو ہے تبدیلی کرنا چاہتے ہیں اس آئین میں. یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو آئین اس لیے اب مغرب میڈیا جو اس بات کو لکھ رہا ہے، تو مغرب میڈیا کیا لکھ رہا ہے؟ مغرب میڈیا جناب یہ لکھ رہا ہے، جو کرٹیسائز کر رہا ہے یا جو اس کا خوف ہے وہ میں اب آپ کے سامنے رکھتی ہوں. مغرب میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ رجب طیب اردگان جو ہیں وہ اس لیے جو ہے وہ یہ آئین تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ عوامی مقبولیت کھو چکے ہیں. وہ اپنے ملک میں دائیں بازو اور بائیں بازو کے درمیان کوئی لڑائی کروانا چاہتے ہیں، مطلب ایک بحث چھیڑنا چاہتے ہیں. یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ دائیں بازو اور بائیں بازو سے مراد دنیا بھر میں یہ لی جاتی ہے، یعنی ایک وہ لوگ جو مذہب کے قریب ہوتے ہیں، دائیں بازو فنڈامنٹلسٹ اور بنیاد پرست ان کو کہا جاتا ہے. بائیں بازو وہ لوگ جو لبرل ہوتے ہیں، سیکولر ہوتے ہیں، مذہب سے آزاد ہوتے ہیں، آپ اس کو کہہ سکیں کہ وہ. تو ان دو طبقوں کے درمیان یہ ہر ملک میں دنیا میں ہر جگہ ہے. وہ مغرب یہ کہہ رہا ہے کہ رجب طیب اردگان جو ہیں وہ ان میں جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں. رجب طیب اردگان ایک اسلامی سوچ کے حامل انسان ہے اور ہم نے دیکھا کہ جب سے وہ ترکی میں آئے ہیں تو ترکی میں جو اسلامی ایک وہ رجیم ہے وہ چل نکلا ہے. جو سیکولر ترکی کا کانسیپٹ تھا وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا، ختم ہو گیا ہے. اگر آئین تبدیل ہو جاتا ہے تو شاید اب ترکی کا وہ سیکولر اسٹیٹس بھی ختم ہو جائے گا اور یہی ڈر ہے مغرب کو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نئی جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں اور نئی بحث چھیڑنا چاہتے ہیں، کچھ بنیاد پرستی کی طرف ہے. کیونکہ رجب طیب اردگان نے جب بات کی، اسلام کی بات کی، رجب طیب اردگان نے دنیا بھر میں ہونے والے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائی اور تو یہ چیز جو ہے وہ مغرب کو کھٹکتی ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ چاہتے ہیں، وہ یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں رجب طیب اردگان کو کہ وہ نیا قانون بنا کر صرف اپنے آپ کو طاقتور کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ ایک نہ ختم ہونے والے یا ایک تاحیات ترکی کے لیڈر بننا چاہتے ہیں اور اس لیے جو ہے وہ یہ کرتے ہیں. اب طیب اردگان یعنی اردگان کا کیا موقف ہے اس آئین کو تبدیل کرنے کے لیے؟ جی اردگان صاحب یہ کہتے ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ یہ آئین جو تبدیل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس آئین کو بنانے والے لوگ ٹھیک نہیں تھے. یہ وہ لوگ تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو حکومتوں کو گرانے اور بنانے میں ملوث رہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ایسا آئین ہو جو ترکی کی عوام کا من پسند ہو، ترکی کی عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہو، نہ کہ اس میں کسی اسٹیبلشمنٹ کا، کسی اور قوتوں کا ہاتھ ہو، ان کے اس کے مطابق ہو. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس لیے وہ عوام جو چاہ رہی ہے وہ آئین ہم لے کر آئیں، اس کو ہم امپلیمنٹ کریں. اب یہاں پہ میں آپ کو اس پہ یہ بتاؤں کہ وہ چینج کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ 1982 اور 1961 کا جو آئین تھا، پہلے 1961 اور پھر 1982 کا جو آئین ہے وہ ترکی کو کیا ڈیفائن کرتا ہے اور اس میں وہ چینجنگز کیا آنے والی ہیں. اس آئین کی 3 خصوصیت ہیں جس سے آئی تھنک سو کہ اردگان صاحب جو ہیں وہ کسی حد تک نہیں ہیں ایگری اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان کے حامی ہیں یا جو جن میں ان کی پاپولیرٹی ہے، جو ان کے ساتھ ہے وہ عوامی طاقت، وہ اس کو بھی اس کو چینج کرنا چاہیے یا وہ بھی اس کی حامی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ترکی ایک سیکولر ریاست ہے، یہ آئین کہتا ہے. ایک اس کی خصوصیت ان کے آئین کی یہ ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سیکولر ہے، یعنی اس میں مذہب کا اور سیاست کا آپس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اور یہاں پہ مطلب ترکی کوئی مذہبی ملک نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں سیکولر ملک ہے.
यहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि भारत भी अपने आप को सेकुलर कहता है, लेकिन हम जानते हैं कि भारत में हिंदुआता सोच की पकड़ का वो बुनियाद परस्ती हिंदुआता सोच के मुताबिक वो चलता है। हिंदू मुल्क है वो, उसकी पॉलिसीज़, उसकी हुकूमतें और वो सब उसी के कासी करती हैं। तो दुनिया भर में बहुत से ममालिक जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं वो सेकुलर होते नहीं हैं। वो अपने मुल्क की मेजॉरिटी जिस मज़हब को और जिस अकीदे की पैरवी कर रही होती है उसी को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हीं अवाम के वोटों से वो मुंतखब होकर जो है वो तख्ते हुक्मरानी पे बैठते हैं। सो सिर्फ इस हद तक कि आप सेकुलर हैं आप कह देते हैं, अगर अदरवाइज़ आप सेकुलर होते नहीं हैं। जो तुर्की है वो भी अब सेकुलर नहीं रहा। लगभग 19 साल से रजब तय्यिप एर्दोगान यहाँ हुक्मरानी कर रहे हैं और वो अब जो है अब हम देखा कि पिछले काफ़ी अरसे से उसमें जो चेंजिंग्स आ रही हैं वो इस्लाम की तरफ रिवाइवल अपना चाह रहा है। जो पहले तुर्की था वो अपने असल की तरफ लौट रहा है। सो उसकी शनाख्त वही है आपकी खिलाफत, इस्लामी इक़्तिदार, तो उसी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जो उसके सिम्टम्स हैं वो उसी की तरफ जा रहे हैं। और जब तय्यिप एर्दोगान उसी सोच के हामिल इंसान हैं, वो उस तुर्की को उधर ही लेके जाना चाहते हैं जो उसकी असल शनाख्त थी, उसी की जानिब उसको लेके जा रहे हैं। दूसरा जो वो आइन था डेमोक्रेटिक। ओके, डेमोक्रेसी के बारे में हर बंदे की अपनी राय है। कुछ लोग डेमोक्रेसी को अच्छा समझते हैं, कुछ लोग इसको अच्छा नहीं समझते हैं। ताहम डेमोक्रेसी में ये होता है कि मेजॉरिटी आप कह सकते हैं कि वो उसके पास ताकत होती है। सही और गलत के बजाय मेजॉरिटी के इंतखाब को जो है वो लागू किया जाता है। तो इसमें ये होता है कि अवाम जो हैं वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं और जिसको जितने लोगों की ज़्यादा हिमायत हासिल होगी वो आएगा, वो कानून साजी करेगा, वो मुल्क के लिए काम करेगा। इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम। तीसरी खसूसियत वहाँ पे ये है कि ताकत पब्लिक की है। तुर्की का आइन ये कहता है, तुर्की का आइन ये कहता है कि जो पावर है वो अवाम के पास है, यानी ताकत का सरचश्मा अवाम है और वो जिसको चाहेंगे मुंतखब करेंगे और वही मुल्क पे हुक्मरानी करने का राइट रखता है। जैसे कि हमारे आइन में यह है कि ताकत का सरचश्मा यानी इक़्तिदार आला अल्लाह ताला की ज़ात है। सो हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो हम सेकुलर मुल्क नहीं हैं, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ है। तो अब ये जो तीन चीज़ें हैं, इसमें जो सेकुलर वाली चीज़ है, इससे रजब तय्यिप एर्दोगान जो हैं वो उनको ये चीज़ तकलीफ देती है। वो ये चाहते हैं कि 2023 तक, क्योंकि 2023 में उनको फिर इलेक्शन लड़ना है और 2028 के बाद वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, यानी 2028 के बाद उनके पास राइट नहीं रहेगा तुर्की में मज़ीद हुकूमत करने का। तो उनके पास जो ये टाइम है उसमें ये वो तमाम कवानीन ख़त्म कर देना चाहते हैं जो 1923 के बाद बनना शुरू हुए थे, जब वो एक बार फिर इस्लामी क़ुव्वत बनाना चाहते हैं जो है वो टर्की को। क्योंकि हम सब जानते हैं कि उस वक्त टर्की की ताकत क्या थी, खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ क्या साजिश की गई, इसको तोड़ा गया। 3 बरे-ए-आज़मों पर मौजूद तुर्की की जो हुकूमत थी इसको ख़त्म किया गया। 40 ममालिक उसके से बनाए गए, उनके इक़्तिदार, उनके रिसोर्स पर कब्ज़ा किया गया। उसके ऊपर जो है टर्की के ऊपर एक जो है वो लोज़ान नामी मुआहदे के ज़रिए 100 साल के लिए उसको बाउंड कर दिया गया। यानी तुर्की की ताकत को जो है वो पूरी तरीके से मग़रबी ताकतों ने जो है वो एक कामयाब साजिश के थ्रू उसको काबू करके बहुत महदूद कर दिया, उसकी ताकत को ख़त्म कर दिया और उसके ऊपर 100 साल की मुआहदे की ज़रूरत उसको जो है वो पाबंदी लगा दी कि वो बढ़ भी नहीं सके। और फिर उसके बाद जो तुर्की था वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि मग़रिब के बेनिसार करने वाला डरा हुआ सहमा हुआ तुर्की था, जो सोच कर जो है वो मग़रबी इशारों पर नाच रहा था। और कई हमने देखा कि काफ़ी टाइम तो वो यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए जो है वो काफ़ी कोशिशें करता रहा। लेकिन अब जो टर्की है जो एर्दोगान की क़यादत में चल रहा है, जिसमें को एर्दोगान लीड कर रहे हैं और ना वो लीड कर रहे हैं, उनके पास अवाम की ताकत भी मौजूद है। तो ये टर्की मुख्तलिफ है और ये टर्की अपने आप को दोबारा से वही ताकत बनाने की तरफ कदम बढ़ा रहा है और ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। यानी आइन को तब्दील करने की जो ज़रूरत है ये इसी तरफ एक और कदम है। जहाँ एर्दोगान साहब ने बहुत से कदम लिए, वहाँ पे बहुत से काम किए और वो कर रहे हैं और ये भी एक बहुत ही अहम काम है जो उनके पास टाइम पीरियड है वो उसमें ये भी करना चाहते हैं। मेरी वीडियो पर अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।